स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था गुलाम वंश। गुलाम वंश से संबंधित मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, आराम शाह के बारे में बता चुका था, इल्तुतमिश के बारे में बताया था, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में बता दिया था, रजिया सुल्तान के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने बताया था कि कई छोटे छोटे और राजा आए थे। उसके बाद एक बड़े स्तर पे जो राजा आता है गुलाम वंश से संबंधित वो आता है बलबन, आता है गयासुद्दीन बलबन। इस गयासुद्दीन बलबन से संबंधित गुलाम वंश टॉपिक में क्या क्या चीजें हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है उन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। तो आप लोग क्लास के साथ लगे रहिएगा, उन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करता हूं। बलबन से रिलेटेड क्या ऐसा है जो परीक्षाओं में अक्सर बातें पूछी जाती हैं। उससे पहले मेरा ये कहना होगा कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल से अभी पहली बार नए नए जुड़े हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब साथ सहयोग रहेगा तो निस्संदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को हौसलाओं के साथ आपके बीच प्रस्तुत करता रहूंगा। मैं चलता हूं सीधे अपनी टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है वो है बलबन। बलबन के बारे में हम लोग सारी बातचीत करते हैं। बलबन से रिलेटेड ऐसा क्या मुद्दा है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो बलबन के बारे में अगर इसके जन्म की बाद की कहानी को देखा जाए तो जन्म के बाद की इसकी जो कहानी चलती है वो कहीं कोई बहुत विस्तारवादी कहानी नहीं चलती है। ऐसा बताया जाता है कि बलबन जो था बचपन में जैसे ही इसका बिछड़ाव होता है ये मंगोल आक्रांताओं के द्वारा पकड़ लिया जाता है और मंगोल आक्रांताओं के द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद इसको क्या किया जाता है, पहली बार देखा जाए पहली बार तो बचपन में जो इसके जीवन काल की स्थिति को देखा जाएगा तो बचपन में जो इसका जीवन काल चलता है वो ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथ से इसको बेच दिया जाता है। यहीं से इसके जीवन की शुरुआत होती है। इसके जीवन की शुरुआती स्टेज जो देखा जाएगा जन्म के बाद से तो इन्हीं के हाथों से इसके जीवन की शुरुआती स्टेज दिखाई देती है। जिस समय बलबन अभी खरीद बिक्री के दौर से चल रहा था उस समय देखा जाए तो इसका जो नाम था, वास्तविक जो नाम के रूप में जाना जाता था वो बहाउद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता था। इतिहास में बहाउद्दीन बलबन के नाम से ये चर्चित था और ये इलबारी वंश से ताल्लुकात रखता था या कह सकते हैं बलबनी राजवंश से ये ताल्लुकात रखता था। ख्वाजा जमालुद्दीन जो बसरी थे, इस ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के बाद अगर देखा जाए तो बलबन जो है इसको दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ लाया जाता है और जब ये दिल्ली के क्षेत्रों की तरफ आता है उस समय दिल्ली पे शासन करने वाला जो बादशाह था वो इल्तुतमिश था और बलबन जब दिल्ली का दौरा कर रहा है, इसको दिल्ली खरीद बिक्री के लिए जब लाया जाता है तो उस समय भारत का जो शासक था या कह सकते दिल्ली का जो शासक था वो इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश जो था उस समय ग्वालियर का युद्ध कर रहा था जिस समय इसको दिल्ली के क्षेत्रों में लाया गया था। यानी देखा जाए तो 1232 के आसपास इसको दिल्ली लेके आया जाता है और जैसे इल्तुतमिश अपनी ग्वालियर विजय अभियान जीत लेता है, जैसे ग्वालियर अभियान को विजिट कर लेता है उसके बाद इल्तुतमिश 1233 का आसपास का समय था। इल्तुतमिश क्या करता है, बलबन को खरीद लेता है। यानी कि कह सकते हैं कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने 1233 के आसपास बलबन को खरीद लिया और बलबन अब चला गया इल्तुतमिश के हाथों में। इल्तुतमिश बलबन की योग्यता को देख करके उसकी पराकाष्ठा और उसकी प्रभावशाली जितनी सारी नीतियां थी उसको देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था और यही कारण है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, अपने राज दरबार में बलबन को एक पद दिया था जो पद था खसदार का। इस पद का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, यानी कि बलबन बन गया इल्तुतमिश के समय कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गया था।
कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त होकर के बलबन ने इल्तुतमिश के कार्यों में बहुत ज्यादा सहयोग दिया, समर्थन दिया, चालीसा दल के नेतृत्व में बहुत ज्यादा भूमिका निभाने का भी काम किया था। इल्तुतमिश के मर जाने के बाद जब आती है रजिया सुल्तान एक ज्यादा प्रभावशाली शासिका के रूप में, तो रजिया के साथ ही कहा जाता है कि बलबन जो था वो बलबन का निगाह, रजिया का जो निगाह था वो बलबन पे पड़ती है और बलबन को क्या करती है, अमीर ए शिकार का पद दे देती है। अमीर ए शिकार का पद जो था वो सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था करने वाला पद था। यानी कि अब बलबन जो था वो चला गया रजिया के पास और रजिया जैसे शासिका के शिकार की व्यवस्थाओं का पूरा नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने लगा। यानी कि अमीर ए शिकार पद पे उसको बैठा दिया जाता है। रजिया के बाद अगर देखा जाए तो जो बहराम शाह आता है शासन करने के लिए, सब इल्तुतमिश के ही लड़के आएंगे, तो उस समय बहराम शाह इसको क्या करता है, अमीर ए आखुर का पद देता है। यानी कि कह सकते हैं अस्त बलों का, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं, अस्त बलों का प्रधान इसको बना दिया जाता है। अस्त बलों का ये क्या हो जाता है, प्रधान बन जाता है। बलबन अब बहराम शाह के शासनकाल तक एक प्रभावशाली शासक के रूप में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी इच्छा अभी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अभी उसकी इच्छाओं की पूर्ति यहाँ नहीं हो पाएगी। देखा जाए तो 1249 के आसपास की वो घटना थी जब बलबन क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह कर देता है, नसीरुद्दीन महमूद के साथ कर देता है। और नसीरुद्दीन के साथ जैसे वैवाहिक संबंध 1249 के आसपास करता है, तो ऐसा बताया जाता है कि बलबन नसीरुद्दीन से वैवाहिक संबंध को स्थापित करने के बाद धीरे धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करने लगा। और 1249 के बाद अगर देखा जाए तो 1266 का वो समय था जब बलबन पूरी तौर तरीके से अपनी शक्ति का विस्तार कर लेता है। और 1266 में ही बलबन क्या हो जाता है, गियासुद्दीन बलबन के नाम से, 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। यानी कि जो बलबन आक्रांताओं के भय से, जो बलबन आक्रांताओं के चंगुल में फंस चुका था, जो बलबन ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथ बेचा गया, जिस बलबन को दिल्ली ला करके इल्तुतमिश के हाथों बेचा गया। और इल्तुतमिश के बाद समय समय पे रजिया हुई या कई शासकों के साथ अपनी, बहराम शाह हुआ, कई शासकों के साथ अपना नेतृत्व कर रहा है, एक दासता भरी जिंदगी या कह सकते अधिकारी के हैसियत से। वह बलबन 1266 तक जाते जाते दिल्ली की गद्दी का सर्वे सर्वा बन जाता है, मालिक बन जाता है, या कह सकते हैं राजा के रूप में गद्दी को सुशोभित कर लेता है। जब गद्दी पे बैठता है तो उसका वास्तविक नाम तो बहाउद्दीन बलबन था, लेकिन वो गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गियासुद्दीन बलबन के नाम पे दिल्ली पे की गद्दी पर बैठने के बाद वो कई सारा काम किया, कई सारे विद्रोहों का सामना किया। उन सारे मुद्दों पे हम लोग एक नजर डालें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस नसीरुद्दीन से उसने अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, उसको उलूग खां की उपाधि देता है। इसके अलावा देखा जाए तो नायब ए मुमालिकात का पद भी दे देता है। और ये नायब ए मुमालिकात का पद जो होता था वो सुल्तान के बाद का जो अधिकारी होते थे वही कहलाते थे। यानी कि बलबन अपने दामाद को नायब ए मुमालिकात जैसे पदों को सुशोभित कर दिया। इसके अलावा उलूग खां की उपाधि भी उसे संबोधित किया था। गद्दी पर बैठने के बाद गियासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए जो तुर्काने चिहलगानी था, 40 गुलाम सरदारों की जो चालीसा दल थी, या कह सकते हैं तुर्कान चिहलगानी थी, उस चालीसा दल को क्या करता है, समाप्त कर देता है। जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं
तो तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त करने का जो श्रेय गया था वो बलबन को ही जाता है। बलबन जैसे तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त कर देता है तो बलबन के भी समक्ष कई सारे विद्रोहों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि इल्तुतमिश ने उस तुर्कान ए चिहलगानी को इसीलिए बनाया था कि बहुत सारे उसके समय पे भी विद्रोह होते थे और उन विद्रोहों को आसानी से बादशाह निपट सके, इसीलिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों की एक संगठन बनाया था जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। बलबन क्या करता है, उस तुर्कान ए चिहलगानी को जैसे समाप्त करता है तो उसके भी शासनकाल में कई सारे ऐसे ताड़ातोड़ धावे बोले जाते हैं जो धावे विद्रोह के रूप में थे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि बलबन के शासनकाल के ही दौरान बहुत सारे ऐसे सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी थे जो अपने क्षेत्रों पे स्वतंत्र बादशाह होने का दावा करने लगे। ये बात बलबन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बात थी। ये बात जो थी वो बलबन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात थी, क्योंकि अगर सारे अख्तादार या सूबेदार अगर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते तो बलबन जैसे सत्ता का संचालन करने वाले बादशाह की जो हैसियत थी या कह सकते जो उसकी साम्राज्य के क्षेत्राधिकार थे वो धीरे धीरे विभक्त हो जाते और बलबन एक कमजोर शासक होकर के अंततोगत्वा बलबन की सत्ता रियासती जो थी वो समाप्त हो जाती। यही कारण है कि बलबन ने विद्रोहों का सामना तो जम के किया था और जो शासक स्वतंत्र घोषित होने की दावा कर रहे थे उनके भी खिलाफ उसने जम के अभियान छेड़ा था और निसंदेह इन सारे कार्यकलापों में बलबन ने अपनी उपलब्धि को भी हासिल कर लिया था। कहा जाता है कि तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त होने के बाद जो तुगरिल खां बेग था ये बंगाल का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। बलबन उसको उसकी स्वतंत्र शासक घोषित होने जैसी विद्रोह भरी बातों को दबाने के लिए क्या करता है, वो सबसे पहले उस विद्रोह को दबाने के लिए अवध के सूबेदार थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अवध का सूबेदार था जिसका नाम बताया जाता था, जो अवध का सूबेदार था उसका नाम था अमीन खां। इस अमीन खां को क्या करता है, बंगाल में हुए स्वतंत्र शासक तुगरिल खां के विरुद्ध अभियान जारी करने के लिए भेजता। लेकिन ये अवध के जो सूबेदार थे अमीन खां, ये अमीन खां जाता है तुगरिल खां बेग की चुनौती का सामना करने में असफल हो जाता और बलबन हार को कभी स्वीकार नहीं करता था। वो हार शब्द से ही बहुत ज्यादा नफरत रखता था। यही कारण है कि बलबन ने देखा जब हमारा सूबेदार जो अवध का सूबेदार जो अमीन खां है ये असफल होकर के मेरे पास आता है तो बलबन उसको बड़ी बेरहमी से मौत दे देता है और अयोध्या के कहा जाता है कि अयोध्या के फाटक पे उसको उल्टा लटकवा देता है। और इसके बाद बलबन कुछ कठोर नियम बनाता है जिन नियमों से अपने आप को मंगोल आक्रांताओं के भय हो, इस तरह की बातों को लेकर के अपने आप को सुशोभित करता है, अपने आप को कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि उसके जो दुश्मन थे वो दुश्मनों के अंदर भय पैदा हो। और बलबन क्या करता है, कहा जाता है कि बलबन ने क्या किया, अब उसका जो पुत्र था बुगरा खां, इस बुगरा खां को ले जाता है अवध। इस बुगरा खां को यहाँ मैंने अवध लिख दिया, हटा दीजिएगा। बंगाल का क्या करता है, सूबेदार बना देता है, बंगाल का सूबेदार पद दे देता है। और इसके बाद बलबन के अंदर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो डर आ ही चुका था। विद्रोहियों का सामना करने के लिए उसने पुनः एक सैन्य बल का गठन करता है जिसको कहा जाता है दीवान ए आरिज, जो एक सैन्य विभाग था। इस दीवान ए आरिज का गठन करता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त करने के बाद जो चालीसा दल था उसको समाप्त करने के बाद बलबन के समक्ष जब पुनः चुनौती आ जाती है विद्रोहों का, तो बलबन चुनौतियों से निपट तो रहा है लेकिन बलबन के अंदर भी कहीं न कहीं इस भावना जग गई थी कि हमें सैन्य गठन करना बहुत अति आवश्यक है, वरना साम्राज्य को धाराशाही होने में भी तनिक सा टाइम नहीं लगेगा।
यही कारण है कि बलबन दीवान ए आरिज जैसे एक सैन्य विभाग का गठन करता है। ये दीवान ए आरिज भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग का गठन करने के बाद बलबन मंगोलों के खिलाफ जो बहुत सारी क्रूर भावनाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, और उन भावनाओं में देखा जाए तो इसने अपने आप को जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई से संबोधित किया था। जिल्ले इलाही का शाब्दिक अर्थ जो होता वो होता है ईश्वर की छाया, यानी बलबन स्वयं को ईश्वर की छाया बना रहा है, अपने आप को बता रहा है कि ईश्वर का अगर कोई छाया है, ईश्वर का कोई रूप है, छाया है, तो वो बलबन है धरती पर। इसके अलावा नियामत खुदाई में कह रहा है कि पृथ्वी पे अगर ईश्वर का कोई प्रतिनिधि बन के खड़ा है, ईश्वर की बातों को सुनने वाला अगर कोई है, तो वो बलबन है। ऐसे वो उपाधि से संबोधित कर रहा है अपने आप को, ताकि लोगों के अंदर भावनाएं जो है विद्रोह भरी, उन विद्रोह भरी भावनाओं का दमन हो सके। इतना ही नहीं किया, इसके अलावा भी उसने ऐसा कुछ काम कर दिखाया था जो लोगों के अंदर काफी भय और काफी डर पैदा कर दिया था। वो था बलबन फारसी परंपरा को आधार बना करके सिजदा और पाबोस नामक प्रथा का प्रचलन किया था। ये सिजदा और पाबोस जो प्रथा थे, इसको आगे हम लोग जब मुगल काल पढ़ेंगे तो देखेंगे शाहजहां नामक एक शासक आएगा जो सिजदा और पाबोस प्रथा पर प्रतिबंध लगा देने का काम करेगा। तो बलबन क्या करता, सिजदा प्रथा जो लाया था, इसमें क्या होता था, घुटनों पे सुल्तान का सिर घुटनों के बल पे सिर झुकाना पड़ता था। यानी सुल्तान के समक्ष कोई जाता है तो घुटना के बल यानी ठेवने के भर क्या करता था, सिर झुकाता था, यानी सलाम करने की बात किया था। और पाबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के पांव को चूमना पड़ता था। इस तरह की प्रथा को बलबन लाता है केवल इसलिए कि लोगों के अंदर डर हो, विद्रोहियों की विद्रोह भरी जो नीतियां हैं उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दे, ऐसा कुछ सोच करके वो नई नई प्रथाओं को लॉन्च करने लगा। इसके अलावा देखा जाए किसी फारसी परंपरा को आधार बनाकर उसने नवरोज उत्सव को भी प्रारंभ किया था। ये नवरोज उत्सव जो है ये बड़ी ख्याति प्राप्त कर लेता है। आगे चल के जब हम लोग जहांगीर का शासनकाल पढ़ेंगे तो वहां हम इसके बारे में बताएंगे। नवरोज उत्सव ही जहांगीर के जीवन काल की एक ऐसी बुनियादी बन जाती है जो लास्ट में जाकर के वही बुनियादी उसके जिंदगी के पतन की ओर ले जाती है, क्योंकि ये वही नवरोज उत्सव है जहां वो नूरजहां को देखता है, शादी कर लेता, और लास्ट में वही नूरजहां उसके पतन का कारण भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बनते नूरजहां गुट बनाया जाता है। मैं सारी मुद्दों पे आपको जहांगीर टॉपिक पढ़ाते समय बताऊंगा। बलबन से रिलेटेड अगर देखा जाए तो लौह और रक्त नीति का बहुत ज्यादा पालन करता था। लौह और रक्त नीति का सीधा सीधा बलबन का मतलब ये था कि उसके खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति अब विद्रोह करेगा तो उस व्यक्ति को ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा, और मार देने के बाद उसकी बीवी बच्चे जो कोई भी होंगे उनको दास बना करके रखा जाएगा। इतनी क्रूर भरी बात और इतनी क्रूर भरी नियम का प्रतिपादन या कह सकते इतनी क्रूर भरी सिद्धांतों को लेकर के आने का काम बलबन ने किया था। लौह और रक्त के नीति का से जाने जाने वाला जो बादशाह है दिल्ली सल्तनत का, कहेंगे वो बलबन है। और इसमें कर क्या रहा है, विद्रोहियों का दमन और विद्रोहियों के परिवार को दास बनाने का काम करता था। इसके अलावा देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा सुल्तान बलबन आता है जो राजत्व को, यहाँ राजत्व लिख लीजिएगा, जो राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करने की कोशिश करता है। और राजत्व तो ऐसा व्याख्या करता है जैसे लगता है कि विरासत और भगवान वही है और बाकी प्रजा उसके सारे के सारे प्रजा जो हैं वो एक तुच्छ प्राणी है। इस नजर से वो देखता है समाज के लोगों को। बलबन जो था वो उसके कुछ सिद्धांत थे। वो सिद्धांत क्या थे, वो कुरान के नियमों को अपने शासन का आधार बना लिया था। और साथ ही साथ कहा जाता है कि वो शरीयत का बहुत कट्टर समर्थन करता था। शरीयत का सबसे ज्यादा कट्टर समर्थन करने वाला गुलाम वंश में शासक अगर देखा जाए
तो वो बलबन ही था। साथ ही साथ कहा जाता है कि बलबन अपने सिद्धांतवादी नीतियों में दिन में 5 वक्त का नमाज पढ़ता था और शराब पीना, मदिरा इत्यादि भोग विलास जैसे चीजों को त्याग चुका था। ऐसा बलबन का साहित्य बताता है कि बलबन कुछ ऐसा काम अपने जीवन काल में अपने सिद्धांत और नियमों के प्रति वफादारी का सकते या नियमों के पालनकर्ता के रूप में साबित होता। बलबन जो था उसके राज दरबार में अमीर खुसरो निवास करते थे। अमीर हसन थे, ये शाहजादा के लेखक भी थे। कहा जाता है कि बलबन जो था वो अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्यार रखता था। लेकिन एक बात ये कहा जा सकता है कि बलबन कभी भी ये बात साबित नहीं होने देता था कि बलबन ये नहीं दिखाना चाहता था कि हम कभी कमजोर हो सकते हैं, हम कभी उदार हो सकते हैं या हमारा हृदय भी कभी पिघल सकता है। ये बात वो प्रजा में साबित ही नहीं होने देता था। वो घुट घुट के मर जाता चलेगा, लेकिन बलबन इस बात को साबित नहीं करता था कि मेरे ऊपर संकट है। वो संकट के लिए बहुत ज्यादा तड़प सकता था लेकिन साबित नहीं होने देता था। ये बलबन की सिद्धांतवादी नीतियों में एक सिद्धांत था। कहा जाता है कि 1286 के आसपास में देखा जाए तो उसका पुत्र जो मोहम्मद था वो मंगोल सेनाओं के घेरा में एक बार चपेटे में पड़ जाता है और मंगोल सेना घेर करके उसके पुत्र को मार देते हैं। जिस पुत्र को मारते हैं उस पुत्र से बलबन का बहुत ज्यादा लगाव था या कह सकते हैं बहुत ज्यादा मोहब्बत था। बलबन अपने पुत्र के मृत्यु की सदमा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया था और ना ही लोगों के बीच ये साबित होने देता था कि उसके पुत्र के मर जाने के बाद उसको कोई या किसी प्रकार की समस्या है। ये बात साबित नहीं होने देता था। स्वयं घुट घुट के वो मरता था लेकिन इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करता था। 1286 की इस घटना जो हुई थी, जो उसके पुत्र के साथ हुआ था, इस घटना से उसको इतना ज्यादा सदमा पकड़ लिया कि 80 साल की अवस्था तक जाते जाते बताया जाता है कि बलबन जो था उसका देहावसान हो जाता है, बलबन की मृत्यु हो जाती है। यानी कि कुल मिलाजुला के 66 से लेकर के 86 तक ये सत्ता को चलाएगा। 1266 से लेकर के 1286 तक सत्ता को चलाने की ये काम करता है। इसका मकबरा जो है भारतीय इतिहास की सबसे पहली और रोचकदार बात आपको याद रखना है, विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित ये भारत का पहला मकबरा है। जब हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेके आएंगे वहां मंदिर, मस्जिद, मकबरा जितनी सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे भारत का पहला ऐसा मकबरा जो विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित है। इस मकबरे की भी खास रहस्य के बारे में 2-4 शब्द जाना जाएगा। बलबन जो था वो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद का निर्माण करवाया था और उसके दीवारों पे कहा जा सकता है कि स्वयं को खलीफा घोषित करने की कोशिश किया था, यानी कि स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। बलबन अपने इन सारी कट्टरवादी नीतियों को लेकर के सत्ता की संचालन किया था। इसके अलावा बलबन के कुछ कथन भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि बलबन जो था वो अपने आप को क्रूर बताता था। वो यहाँ तक कहता था कि जब मैं किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी जो नाड़ियां हैं वो पूरा क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। इतना कठोर प्रबल व्यक्ति के रूप में, शासक के रूप में अपने आप को बताने की कोशिश करता है। वो अपने पुत्र से यहाँ तक कहा था कि जो राजा होता है उसका हृदय अगर पिघल गया तो राजत्व का संचालन वो नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट बलबन का मिलता है जो बलबन ऐसा कुछ बातों को समर्थन करने का भी काम करता था। तो बलबन से संबंधित इतनी सारी बातों को आप पूरी तौर तरीके से याद रखिएगा। बलबन 1886 में जाता है तो 86 से लेकर के 90 तक छोटे छोटे कई राजा गुलाम वंश से चल के आएंगे, लेकिन किसी के बाजू में इतनी ताकत नहीं रहेगी जो गुलाम वंश की बुनियादी के अस्तित्व को संभाल पाए। यही कारण है कि 1290 तक जाते जाते जो गुलाम वंश था उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और लास्ट में देखा जाए तो जो क्यूमर्स आता है इसके बाद तो लगभग पूरी सत्ता ही गुलाम वंश की समाप्त हो जाती है।
और गुलाम वंशों के बाद अगर दिल्ली की धरती पे देखा जाए तो एक नवीन वंश परंपरा स्थापित होता है, जो नवीन वंश परंपरा खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब अगला टॉपिक जो हम लोगों का चलेगा वो खिलजी वंश से चलेगा। हमने गुलाम वंश से संबंधित आपको वीडियो डाला है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया, दूसरे में मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में मैंने पहली वीडियो में बातचीत किया है। दूसरा जो मैंने वीडियो डाला उसमें इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन के बारे में बातचीत किया है। तीसरे वीडियो में मैंने अपने रजिया सुल्तान और उसके भाइयों के बारे में बातचीत किया है। और चौथा ये गुलाम वंश से संबंधित मैं वीडियो दे रहा हूं जिसमें कंप्लीट गुलाम वंश हुआ। इसमें स्पेशल बलबन पढ़ रहे हैं और लास्ट में हम लोग बलबन गुलाम वंश के डिक्लाइन को देख लिए। तो कंप्लीट इन 4 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो हमें लगता है गुलाम वंश से संबंधित सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। आप नोटबुक को ना हो तो बना करके प्रीवियस ईयर पेपर से मिलाते हुए चले जाइए या किसी मास्टर के पढ़ाए हुए चीजों से मिलाते चले जाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किन मुद्दों पे मैं व्याख्या करना छोड़ दिया। हाँ, आर्ट एंड कल्चर की बातों पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है तो मैं बार बार कहता कि उसके लिए मैं क्लास अलग से लेकर के आऊंगा, जहां 20 से 25 क्लास हमारे चलेंगे। स्पेशल मैं आर्ट एंड कल्चर की सारी बातों को कवर करने की कोशिश करूंगा, पूरी बातों को कवर करने की कोशिश करूंगा। इतनी सारी बातों को बलबन से रिलेटेड आप चाहे तो ले सकते स्क्रीनशॉट। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को पूरी हौसलाओं के साथ बढ़ाता रहूंगा। तो आप लोग मेरा भी काम करते रहिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा, बाकी इन मुद्दों का नोटबुक बनाते चलिएगा। मिलता हूं मैं अपनी जब अगली क्लास में, तो उस समय मैं मिलूंगा खिलजी वंश से संबंधित बादशाहों के बारे में करूंगा मैं आपसे बातचीत। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।